आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संस्कृत। संस्कृत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे काल एवं लकार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंस एंड इट्स काइंड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लकार होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो बच्चा, संस्कृत में 3 काल और 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने काल और कितने लकार होते हैं? 3 काल। संस्कृत में 3 काल और 10 लकार होते हैं। काल वह हुए पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। चलो हम बारी बारी से इस काल के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं कि सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या है? देखो, जो कार्य अभी अब हो रही है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोगों को क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, हमें सुन रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हैं, या जो कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जब कोई कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, अर्थात जिस समय में क्रिया हो रही है उससे वर्तमान काल कहते हैं। जिस समय में कोई क्रिया, अर्थात अभी वर्तमान समय में क्रिया हो रही है तो उसे हमको किस काल में रखना है? वर्तमान काल में रखना है। जैसे राम पढ़ता है, राम अभी क्या कर रहा है? पढ़ता है। राम पढ़ता है, अभी राम क्या कर रहा है? पढ़ता है, पढ़ रहा है। पढ़ता है मतलब पढ़ रहा है, पढ़ना बंद नहीं हुआ। वर्तमान समय में राम अभी पढ़ रहा है। वह घर जा रहा है, वह कहां जा रहा है? घर जा रहा है। वर्तमान समय वो क्या कर रहा है? जा रहा है, गया नहीं है। अगर गया होता तो वह किस काल में चला जाता? भूतकाल में। जाएगा अगर होता तो वह भविष्य काल में होता। लेकिन अभी है क्या कि वह घर जा रहा है, अर्थात वर्तमान समय में वह जा ही रहा है। इसी तरह से बहुत सारे वाक्य हैं जिसको कि हम वर्तमान काल में रख सकते हैं। अब आते हैं भूतकाल। कौन सा काल आया? भूतकाल। तो भूतकाल जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो रहा हो या बीते ही समय में ही हो चुका हो, अर्थात जिसमें क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात समझने वाली बात है, जैसे अभी हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ लिया, तो वर्तमान समय में जो वर्तमान काल के बारे में जो पढ़ लिया, तो अब पढ़ लिया मतलब काम खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले हम काल के बारे में पढ़ रहे थे, वह भी हमारा खत्म हो गया। तो जो कार्य, जैसे थोड़ी देर पहले तुम क्या कर रहा था? खेल रहा था, हंस रहा था, गा रहा था या कुछ कर रहा होगा, तो वह तुम्हारा क्या था? वह तुम्हारा बीता हुआ समय था। अर्थात जो कार्य बीते हुए समय में हो रहा होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जब कोई कार्य बीते हुए समय में ही हो चुका हो, अर्थात जिसमें क्रिया हो चुकी है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने पढ़ा, राम ने क्या किया? पढ़ा, पढ़ लिया, राम पढ़ चुका है। वह घर जा चुका है, वह घर जा चुका है। जा चुका है मतलब घर में जा रहा था, तो मतलब क्या हो? पहले ही जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? भविष्य काल के बारे में। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़े? अब अगला है हमारा भविष्य काल। तो भविष्य काल, तो भविष्य काल जिसमें कोई कार्य भविष्य में होगी। कोई कार्य कब होगी? भविष्य में होगी, अर्थात जिसमें क्रिया होगी। क्रिया क्या होगी? क्रिया होगी। कोई कार्य क्या होगी? भविष्य में होने की संभावना है, क्रिया होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। एक बार फिर से, भविष्य काल जिसमें कोई कार्य भविष्य में, यहाँ पे कोई होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे हमें? कोई, जिसमें कोई कार्य भविष्य में होगी, अर्थात जिसमें क्रिया होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं।
जैसे राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा। जैसे हम बोले राम अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं, वह करेगा, क्या करेगा, पढ़ने का काम करेगा। कब करेगा, भविष्य में करेगा, इसलिए यह भविष्य काल में आएगा। वह घर जाएगा, कब जाएगा, कहना मुश्किल है, जाएगा। तो अब है लकार। जैसा कि आपको हमने बताया कि संस्कृत में 3 प्रकार के क्या होते हैं, 3 प्रकार के काल होते हैं और 10 प्रकार के लकार होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के काल और 10 प्रकार के लकार होते हैं। तो 10 प्रकार के जो लकार होते हैं वह होता है पहला लट लकार, लोट लकार, तीसरा लेट लकार, चौथा लंग, पांचवा लीट, छठा लूट, सातवां होता है लेट, आठवां होता है लोंग और नौवां लिरिंग और 10वां होता है विधिलिंग। जैसा कि आप अभी विद्यालय के बच्चे हैं, कक्षा पहली से लेकर के 10वीं तक के बच्चे हैं, तो आपको सिर्फ संस्कृत के 5 लकार को ही पढ़ना है और वो लकार है यहाँ जैसा कि हमने लिख दिया है, किंतु हमें लकार के मात्र 5 रूप को ही पढ़ना है और वो 5 रूप हैं। पहला है लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल तो समझ लिए, इसका विस्तृत हम अगले अध्याय में पढ़ाएंगे। दूसरा हो गया आपको लंग लकार, जिसका अर्थ होता है सामान्य भूतकाल। तीसरा होता है लिट लकार, जिसका अर्थ होता है सामान्य भविष्यत काल। चौथा होता है लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का अर्थ यह हुआ कि आज्ञा देने का जो बात होता है, जैसे बोलते हैं यहां आओ, वहां जाओ, खाना खाओ, उठो, बैठो, ये आज्ञा। जैसे हमने आपको आदेश दिया, आज्ञा का अर्थ क्या होता है, आदेश। तो उसको हम किस लकार में रखते हैं, लोट लकार के अंदर रखते हैं। और अंत में आता है हमारा विधिलिंग। पांचवा क्या है, हमको जो पढ़ना है वह है हमको विधिलिंग, जो कि विधि या औचित्य के रूप में हमको पढ़ना है। तो इतना हम समझ गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारा 5 प्रकार के लकार है, लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग, इसको हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको हम जो संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे, इसके लिए हमें इन 5 लकार का हमें उपयोग करना है। वह इस किस प्रकार उपयोग करेंगे और इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम रब कर लेते हैं। तो अब हम पहला लकार के बारे में पढ़ेंगे। पहला लकार क्या था, लट लकार, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। लकार का अर्थ क्या होता है, वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है, कहता है इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल को बतलाने के लिए होता है। लट लकार का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, वर्तमान काल को बतलाने के लिए। जैसे राम पठति, राम पठति का अर्थ होता है राम पढ़ता है। अगर हम बोलते हैं राम पढ़ता है, उसके लिए हम लोग संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे राम पठति, या राम पढ़ रहा है। अंग्रेजी में हम लोग क्या होता है, पढ़ता है के लिए अलग अनुवाद बनाते हैं और पढ़ रहा है के लिए अलग अनुवाद बनाते हैं। लेकिन संस्कृत में हम लोग राम पढ़ता है हो या राम पढ़ रहा है, दोनों के लिए हम लोग राम पठति का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम एक टेबल के द्वारा आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार लट लकार में हम लोग अनुवाद बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने पिछले अध्याय में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं
और एक वचन किसको कहते हैं, द्विवचन किसको कहते हैं, बहुवचन किसको कहते हैं। आपको अच्छी तरह से पिछले क्लास में यह चीज जानकारी हो गई थी कि जिसमें केवल एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जिसमें केवल एक से अधिक अर्थात दो वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, जिसमें दो से भी अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे हम कहते हैं बहुवचन। पुरुष के बारे में हमने आपको बताया था कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हम पुरुष के बारे में आप लोग को यह भी बताया था कि पुरुष किसको कहते हैं। आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पुरुष क्या है, जिससे हमें बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिस किसी के बारे में बोला जा रहा हो का बोध होता है उसे हम पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहे हैं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं और आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और जिस किसी के बारे में बोल रहे हैं वह यहाँ पे नहीं है। तो 3 तरह का पुरुष होता है। उत्तम पुरुष हो गया, जो बोलने वाला होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जिस किसी के बारे में बोला जा रहा हो उसको हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं अर्थात अन्य पुरुष कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अन्य पुरुष के बारे में लेते हैं। अन्य पुरुष जिसको कि हम लोग प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। प्रथम पुरुष को हम लोग किस पुरुष के रूप में कहते हैं, अन्य पुरुष के रूप में। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष बोलो या प्रथम पुरुष बोलो, एक ही होता है। अब क्या है, अन्य पुरुष में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो उसमें एक वचन में आता है सह। सह का अर्थ होता है वह, यह पुरुष के लिए अर्थात लड़का के लिए, जैसे वह घर जाता है ना, तो यह लड़का हो गया। वह घर जाती है तो क्या हो गया, लड़की हो गई। तो वह अगर लड़का के लिए लेते हैं तो उसका संस्कृत होता है सह, और लड़की के लिए होता है सा। लड़का के लिए सह और लड़की के लिए सा। और संस्कृत में अनुवाद बनाते समय इसमें ती का प्रयोग करते हैं। ती, जैसे कि पठ जोड़ती पठती, पठ जोड़ती पठती, सह पठती। अभी हमने बोला यहाँ पे राम पठती, राम पठती, जैसे राम पढ़ता है। सह पठती, वह पढ़ता है। सा पठती, वह पढ़ती है। ठीक है। अब द्विवचन, कौन सा वचन है, द्विवचन। एक वचन हुआ, दूसरा हो गया द्विवचन। द्विवचन में आता है तौ। तौ का अर्थ होता है वे दोनों, लड़का के लिए, पुरुष के लिए तौ, और स्त्री के लिए क्या होता है, ते। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ते है तो ये बहुवचन में आ जाएगा, नहीं। लड़की के लिए अब हमारा होता है क्या, तौ। लड़की के लिए क्या होता है, ते, लड़का के लिए तौ। तो इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं तह। जैसे पठ जोड़ता पठता, तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठता, वे दोनों पढ़ती है। ठीक है। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठता, वे दोनों पढ़ती है। अब अगला आता है बहुवचन। क्या आता है, बहुवचन। बहुवचन में है ते। यहाँ पे ते जो है ये पुरुष के लिए होता है, और उसमें ते का अर्थ होता है वे सब। ते का अर्थ क्या होता है, वे। और यहाँ लड़की के लिए बहुवचन में वे सब जब होना चाहिए तो उसका प्रयोग होता है ता। ता मीन्स होता है वे सब, किसके लिए, स्त्री के लिए। ठीक है। ता पठन्ति, ता पठन्ति। अब आगे चलते हैं हम लोग मध्यम पुरुष में। किस पुरुष में जाते हैं, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, माध्यम नहीं, मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में लड़की को भी हम तुम कहेंगे, लड़का को भी हम तुम कहेंगे। लड़की को भी हम तुम दोनों कहेंगे, लड़का को भी तुम दोनों कहेंगे। ठीक है।
लड़की को भी तुम लोग कहेंगे, लड़का को भी तुम लोग कहेंगे। तो ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो होते हैं यह एक समान चलता है स्त्री और पुरुष के लिए। तो त्वम, त्वम मीन्स होता है तुम, इसमें प्रयोग होता है सी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, त्वम पठसी, तुम पढ़ती हो। अगला होता है मध्य द्विवचन में युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों। युवाम पठता, इसके लिए था का प्रयोग करते हैं। तो हम सी का प्रयोग किए, युवाम में हम लोग था का प्रयोग किए। इसका हम लोग एक उदाहरण देते हैं, जैसे युवाम पठता, इसका अर्थ हुआ तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ती हो। स्त्री हो पुरुष हो दोनों के लिए हम लोग युवाम का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन में होता है यूयम। बहुवचन में क्या होता है? यूयम। यूयम इस क्या होता है? यूयम का होता है तुम सब। और इसके लिए हम लोग अनुवाद बनाते समय था का प्रयोग करते हैं, जैसे पठ जो था पठत। तो यूयम के साथ हम पठत का प्रयोग करेंगे। यूयम पठत मतलब हो गया तुम सब पढ़ोगे, चाहे तुम लड़की हो या लड़का हो। उसी तरह से मध्यम पुरुष के बाद आता है उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष आता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है अहम। उत्तम पुरुष में क्या होता है? अहम। मिटा दें, चलो इसको हम मिटा देते हैं। इसको देख लेना, तुम लोग पढ़ लेना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिमाग में रहेगा तुम लोगों को? हाँ ठीक है। तो पहला क्या होता है? अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। पहला क्या होता है? अहम। अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का क्या अर्थ होता है? मैं। अहम के साथ लगता है आमी। क्या लगता है? आमी। जैसे अहम पठामी, अहम के साथ क्या प्रयोग होता है? आमी। अहम पठामी, ध्यान में रहे। अहम के साथ क्या प्रयोग होता है? आमी। अहम पठामी, ठीक है। अहम खदामी, ध्यान में रहे। उसके बाद दूसरा होता है, अहम के बाद क्या होता है? आवाम। क्या होता है दूसरा? आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। हम दोनों। आवाम का क्या अर्थ होता है? हम दोनों। तो ये अहम के साथ हमने क्या किया? आमी का प्रयोग किया। अहम पठानी, क्या बोलते हैं? अहम पठानी मतलब क्या हो गया? मैं पढ़ता हूं। आवाम के साथ हम लोग आमी के बाद क्या होता है? आवह। क्या होता है? आवह का प्रयोग होता है। और इसमें हम अनुवाद बनाते हैं आवाम पठावह। इसका अर्थ हुआ हम दोनों पढ़ते हैं। क्या होता है? हम दोनों पढ़ते हैं। अब बहुवचन में क्या लेंगे? ये हुआ मैं, ये हुआ हम दोनों। अब अगला होता है बहुवचन में हम सब। हम सबको लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? बोलो। हम सबको लिखते हैं वयम। क्या लिखते हैं? वयम। हम सबको लिखते हैं वयम। वयम का अर्थ होता है क्या? हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग, क्या है? हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग। इसके साथ प्रयोग होता है आमह। क्या प्रयोग होता है? आमह। अर्थात वयम पठामः। वयम पठामः, हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चे आज हम लोग सिर्फ लट लकार के बारे में पढ़े। अगले अध्याय में हम लोग बाकी के 4 लकार जो बचे उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।